जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो कृष्ण पिंड क्या है? एक ऐसा पिंड जो प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। मतलब जब इसके ऊपर प्रकाश की किरणें गिरता है तो प्रकाश की किरणों को अपने ओर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसी को क्या कहेंगे, कृष्ण पिंड कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, निश्चित ही परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो एक बार और समझते हैं। एक ऐसा पिंड जो प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर ले। अवशोषित मतलब होता है सोखना, मतलब इसके अंदर कर लेना, प्रकाश को अपने अंदर कर लेना ही क्या कहलाता है, अवशोषित कहते हैं। तो अवशोषित कर लेता है उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। तो अब अगला जो हमारा है, कृष्णिका विकिरण क्या है? तो कृष्ण पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। मतलब जो कृष्ण पृष्ठ से जो उत्सर्जित होने वाले, जो उत्सर्जित मतलब बाहर निकलने वाले विकिरण को क्या कहते हैं, कृष्णिका विकिरण कहते हैं। तो कितना आसान ये भी है कि जो कृष्ण पृष्ठ होते हैं उसमें से निकलने वाले जो कौन होते हैं, विकिरण ऊर्जा होते हैं, उस विकिरण को ही क्या कहेंगे, कृष्णिका विकिरण कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसका भी परिभाषा को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, जो मोस्ट आईएमपी माना जाता है। स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पेक्ट्रम की परिभाषा भी क्या है, बहुत ही आसान है। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग या विकिरण की ऊर्जा फोटोग्राफी प्लेट या पर्दे पर लिया गया प्रतिबिंब ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब कोई किसी वैद्युत चुम्बकीय जो तरंग है या उसको विकिरण भी कहते हैं, विकिरण का ऊर्जा जो है फोटोग्राफी प्लेट होता है या फोटोग्राफी प्लेट पे न लेकर के पर्दे पर लिया गया प्रतिबिंब मतलब छाया ही क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब इसमें जो है तरंग के माध्यम से जो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है उसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रम की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि तरंग की जो ऊर्जा होती हैं वो फोटोग्राफी प्लेट पर या पर्दे पर लिया गया जो प्रतिबिंब होता है वह स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पेक्ट्रम जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नोट कर लेंगे स्पेक्ट्रम के प्रकार, और स्पेक्ट्रम जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला का क्या नाम है? तो पहला का नाम जो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा का नाम जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। तो अब हम लोग समझेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अगर परिभाषा आपको याद है तो समझिए अवशोषण स्पेक्ट्रम का भी परिभाषा याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, बहुत आसान है भी है। जब स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश को सीधे प्रिज्म पर डालकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। मतलब जब स्रोत मतलब जब सूर्य का प्रकाश हो या कोई बल्ब हो, बल्ब के माध्यम से जो प्रकाश निकलता हो, मतलब एक स्रोत होना चाहिए। तो जब स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश को सीधे किस पर, प्रिज्म पर डालकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो प्राप्त स्पेक्ट्रम को ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो जब स्रोत से उत्सर्जित जो प्रकाश को सीधे जो है प्रिज्म पर डालकर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लेते हैं तो प्राप्त स्पेक्ट्रम ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम कितना आसान ये भी होगा परिभाषा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और इसे अपने कॉपी में जब नोट करेंगे ना तो आपको अच्छे से भी क्या होगा, इसको याद भी हो जाएगा और एक नोट्स भी आपका बन जाएगा। तो जब स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश किसी अवशोषक माध्यम, अब देखिए यहाँ
अवशोषण है तो यहाँ अवशोषण लिखेंगे। इसके पहले क्या था, उत्सर्जन था तो उत्सर्जित लिखते थे। बस यही थोड़ा सा आपको ध्यान देना है परिभाषा में। तो जब स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश किसी अवशोषक माध्यम से गुजार कर निर्गत प्रकाश को स्पेक्ट्रम लेते हैं तो प्राप्त स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। कितना आसान ये भी है कि मतलब जब स्रोत मतलब कोई प्रकाश होना चाहिए, जैसे बल्ब का हो या सूर्य का प्रकाश हो, उत्सर्जित प्रकाश किसी अवशोषक माध्यम से गुजार कर निर्गत प्रकाश को स्पेक्ट्रम लेते हैं तो प्राप्त स्पेक्ट्रम को ही क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या था और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण को स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ से जो ऊर्जा अवशोषण के बाद, मतलब ऊर्जा को अवशोषित होने के बाद जो उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। कितना आसान ये भी परिभाषा है, 2 लाइन की परिभाषा है। इसे 2 बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित है परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट IMP क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा। यह जो है सेकेंड ईयर मतलब क्लास 12 के फिजिक्स में भी पढ़ना है और क्लास 11 के रसायन विज्ञान में भी पढ़ना है। तो आप सभी विद्यार्थी क्लास 11 वाले जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखते होंगे तो इस जो है स्पेक्ट्रम की ऊर्जा को आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि क्लास 12 में भी हमें पढ़ना है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा क्या है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको याद हो जाएगा। जो हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। न्यूनतम मतलब जो सबसे कम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। इन्हें अगर बाहर से अगर ऊर्जा दे दिया जाए तो वो उत्तेजित हो जाएगा और उत्तेजित होकर के अपने अगले क्लास में चला जाएगा। तो अगले क्लास में जाएगा और पुनः जो है वापस भी आ जाता है। कितने समय में वापस आएगा आपको चर्चा किया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट भी कीजिएगा, पहले समझिए उसके बाद इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। न्यूनतम मतलब जो सबसे कम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। इसे बाहर से ऊर्जा देने पर, मतलब जब हाइड्रोजन परमाणु को जो स्पेक्ट्रम है मतलब उनकी जो ऊर्जा जब देंगे तो वह उत्तेजित होकर के किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। मतलब उच्च मतलब जो है निम्न से क्या हो गया, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और पुनः जो है 10⁻⁸ सेकेंड। अब देखिए कितना कम समय है, 10⁻⁸ सेकेंड में वो क्या होगा, वापस आ जाते हैं। लौटते समय हाइड्रोजन परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब हाइड्रोजन परमाणु जब लौटता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं प्रकाश उत्सर्जित करता है जिसमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है। जिसमें क्या होती है, एक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा कहते हैं। कितना आसान है, मतलब इनका कहना यह है परिभाषा का कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वह न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। इन्हें बाहर से जब ऊर्जा दिया जाता है तो वह उत्तेजित हो जाता है और वह उच्च ऊर्जा स्तर में क्या होता है, चला जाता है और पुनः जो है 10⁻⁸ सेकेंड में अपनी क्लास में पुनः वापस आ जाता है। लौटते समय ध्यान देंगे, लौटते समय हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है और जिससे एक ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा को ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा कहते हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, अब ऊर्जा का सूत्र समझेंगे। तो E बराबर होता है -RCH बटा क्या होता है, N² होता है। तो अब इसमें R का नाम क्या है, तो R का नाम है रेडबर्ग नियतांक। नाम याद रखेंगे, R का नाम क्या है, रेडबर्ग नियतांक है। C का नाम जो है प्रकाश का चाल है और H का नाम है प्लांक नियतांक है और N का नाम क्या है, तो स्तर है, ऊर्जा स्तर। जैसे
जैसे पहला ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, ये ऊर्जा का क्या है स्तर है। तो R बराबर मान क्या होता है 1.097 गुणे 10 के पावर 7 क्या होता है मीटर का इनवर्स होता है। तो यह जो मान है इस मान को आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के यह मान का प्रयोग करना है इसी पाठ में। तो R का नाम रेडबर्ग नियतांक और R का मान 1.097 गुणे 10 के पावर 7 मीटर का इनवर्स। C का नाम तो जानते हैं प्रकाश का चाल है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और H का नाम है प्लांक नियतांक, उसका भी मान बताया जा चुका है 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है H का मान। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य का सूत्र का निगमन। अब यह जो सूत्र का निगमन है बहुत ही आईएमपी है, तो यह सूत्र का निगमन आपको एक एक लाइन आपको समझाया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा नोट करते चलिएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन जो परमाणु की जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो ऊर्जा होती हैं, स्पेक्ट्रम की ऊर्जा क्या बताया गया है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा अभी ही बताया गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा क्या बताया गया है E बराबर होता है माइनस RCH बटा क्या होता है N का स्क्वायर होता है। तो इस ऊर्जा की सहायता से जो है तरंगदैर्घ्य का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो अब यहाँ जो है ऊर्जा जो है अगर पहले ऊर्जा स्तर में निकालते हैं, पहले ऊर्जा स्तर के लिए अगर निकालते हैं तो क्या बनेगा। तो यह E है तो यहाँ हो जाएगा E1, क्योंकि पहले ऊर्जा स्तर है E1 हो गया, बराबर हो जाएगा माइनस RCH बटा यह H है बटा क्या है यहाँ एक का क्या बनेगा वर्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ जो है N है यहाँ क्या लिखेंगे N1, मतलब N1 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ N1 का वर्ग हो जाएगा, पहले ऊर्जा स्तर है इसलिए N1 का वर्ग हो गया। अब यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब जहाँ पहले ऊर्जा स्तर लिखे हैं अब यहाँ क्या लिखेंगे दूसरे ऊर्जा स्तर। अब यहाँ नोट कर लेंगे दूसरे ऊर्जा स्तर। अब दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा। तो दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो यह E1 था, तो अब यहाँ क्या बन जाएगा E2 बराबर माइनस RCH बटा N1 का वर्ग था तो यह क्या हो जाएगा N2 का वर्ग हो जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से अब देखेंगे और उसके बाद से एक सूत्र होता है और ये किसने बताए थे तो नील्स बोहर ने बताए थे कि डेल E बराबर सूत्र होता है E2 माइनस क्या होता है E1 होता है। यह सूत्र आप लोग को याद भी होगा। डेल E का सूत्र क्या है E2 माइनस E1। अब यहाँ पे जो है E2 का मान और E1 का मान को क्या करेंगे रख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डेल E बराबर हो जाएगा और यहाँ जो E1 का मान E2 का मान क्या दिखाई दे रहा है तो E2 का मान जो है माइनस RCH बटा क्या है N2 का वर्ग है, माइनस हो जाएगा E1 का मान क्या था माइनस RCH बटा N1 का वर्ग हो गया। अब यहाँ लिखेंगे डेल E बराबर हो जाएगा माइनस RCH बटा N2 का वर्ग, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा माइनस माइनस मिल करके प्लस बन जाएगा RCH बटा N1 का वर्ग हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा लाइन आपको। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वहाँ पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे यह प्लस जो है आगे कर लेंगे, माइनस वाले को जो है पीछे कर लेंगे। तो अब डेल E बराबर हो जाएगा RCH बटा क्या हो जाएगा RCH बटा हो जाएगा N1 का वर्ग माइनस RCH बटा क्या हो जाएगा
n2 का वर्ग हो जाएगा। अब इसमें से दोनों में ध्यान से देखेंगे तो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर डेल ई बराबर नोट कर लेंगे और इसमें से आर सी एच को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 1 बटा क्या बनेगा, n1 का वर्ग माइनस 1 बटा क्या होगा, n2 का वर्ग हो जाएगा। मतलब यहाँ ऊपर जो है अंश में ध्यान से देखेंगे तो इसमें आर सी एच जो है कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ऊर्जा का सूत्र होता है, ऊर्जा का सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़ चुके होंगे, उसे फोटान की ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं फोटान की ऊर्जा। तो फोटान की ऊर्जा क्या पढ़े हैं आप लोग, फोटान की ऊर्जा बताया जा चुका है। ई बराबर होता है, ई डेल ई बराबर होता है एच सी बटा लेमडा। क्या होता है, एच सी बटा लेमडा। अब ये डेल ई को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, एच सी बटा लेमडा को नोट कर सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे, एक एक लाइन आपको समझाया जा रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब डेल ई को हटा देंगे और उसके स्थान पे यह मान को यहाँ पे रख लेंगे। तो अब यहाँ मान रखेंगे तो क्या बनेगा, एच सी बटा लेमडा बराबर क्या था यहाँ पर, आर सी एच कोष्टक में 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग था। अब यहाँ से जो है आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, एच सी से एच सी खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो 1/लेमडा बराबर बचेगा, आर बचेगा कोष्टक में 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग। यह जो सूत्र आया ये किसका सूत्र है, तो यह जो है हाइड्रोजन परमाणु के तरंग दैर्ध्य का जो है सूत्र आ गया। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के हमें 5 श्रेणियाँ पढ़ना है। तो 5 श्रेणी जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें सूत्र का यह प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य का सूत्र है। किसका सूत्र है, तरंगदैर्ध्य का सूत्र है। तो तरंगदैर्ध्य का सूत्र का निगमन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर एक बार और देखिएगा, आपको निश्चित है आपको सूत्र का निगमन समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।